हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से भी रहेंगे, तो क्लास को अंत तक करना, कोई भी स्टूडेंट स्किप करके ना जाए। चलिए तो गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और यदि आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा टेलीग्राम पे जाकर, और वहाँ पर हम लोग का चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, डिसीजन इज टेकन बाई पंचायत फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, यानी पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो डिसीजन लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शंस बी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो डिसीजन लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है ना। अब कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि भारत संविधान के किस भाग में, है ना, भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, सभी स्टूडेंट को बताना है भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। चलिए ऑप्शंस दे देता हूँ, भाग 8 और दूसरा ऑप्शन है भाग 9। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो वेरी गुड, क्या होगा जी? तो भाग 9 में, है ना। तो भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अब देखिए पंचायती राज जो है वो किस सूची में आता है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये राज्य सूची में आता है ना। किस सूची में आता है जी? तो राज्य सूची में आता है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली, है ना। तो ये किस संशोधन के तहत मिला? तो 73वें संशोधन, है ना। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी? तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ था ये? तो 73वें, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। इन द ईयर 1829 द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबॉलिश्ड बाय, यानी वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सभी विद्यार्थी बताएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपके पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन कहने का मतलब अंत, है ना। तो आपको बताना है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, है ना, सती प्रथा का अंत किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ एक और थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया? तो किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये भी पूछ लेता है आपसे
कि सती प्रथा का अंत कब किया गया, तो कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समझ के याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। आप लोग रट्टा मारते हो इसीलिए एग्जाम में भूल जाते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और आज की इस क्लास में मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तो आप सभी को बताना होगा। तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। देखिए, अभी मैं आपसे क्या पूछा था, अभी मैं आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, है ना। तो अब ये उपराष्ट्रपति जी क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना ये किसको देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके परीक्षा में कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति ये किसको देते हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है कितनी वर्ष है। वैसे कई बार मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को बताना होगा। जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए। वेरी गुड, कितनी वर्ष होनी चाहिए जी, जल्दी से बताइए। और जिन जिन स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है वीडियो, वो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइए कैसे हटाएंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है जी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए कैसे हटा सकते हैं जी। तो हमेशा याद रखना, संसद द्वारा, है ना, यानी पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब एक पूछ लेता है वित्त आयोग। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी गुड, किसके द्वारा की जाती है जी, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए, वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग कहोगे तो मैं पूछूं, नीति आयोग, योजना आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं, जल्दी से बोलिए। जो स्टूडेंट रेडी हैं यस बोलिए, तभी मैं आप लोगों से नीति आयोग, योजना आयोग, है ना, इन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा। तो बताइए, पहले आप लोग रेडी हो, जल्दी से बताइए यस और नो। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं नीति आयोग, योजना आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं यस। चलिए तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि पहले ये बताइए आप लोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताइएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है।
जल्दी से बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी? वेरी गुड, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोगों ने कहा था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप लोग बता सकते हैं कि भारत के जो वर्तमान अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? बता सकते हैं? यानी मैं आप लोगों से पूछा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा था राष्ट्रपति द्वारा। तो अब आप लोग को ये बताना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो कौन है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा। वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो हाँ गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने पिछले बार यानी पिछली क्लास में आप लोगों से कई सारे प्रश्न पूछे थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कह नहीं सकता हूँ, 100+ स्टूडेंट ने उस क्वेश्चंस का आंसर दिया था। मैंने 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों से प्रीवियस क्लास में पूछे थे, एज ए होमवर्क में दिया था आप लोगों को। पिछला क्लास जिन भी विद्यार्थियों ने अटेंड किया होगा तो उनको मालूम होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दिए थे और कहा था कि आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर कीजिएगा। तो काफ़ी सारे यानी 100+ स्टूडेंट ने आंसर दिया है और जो कि सही आंसर दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा हुआ था आपसे। पहला पूछा था कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो कौन थे? तो फागू चौहान थे। ठीक है, 1 मिनट जान लो आप लोग, फिर हम लोग नीति आयोग, है ना, योजना आयोग के बारे में फिर से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। आपसे पूछा था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल कौन है, तो वो तो नीतीश कुमार है, सब किसी को पता है ना। बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछा था, यानी बिहार के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान है ना। पूछा था चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1917 में हुई, है ना। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ। इसी तरह खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ, तो 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में हुआ, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन है, ये कब हुआ, तो ये 1942 में हुआ, है ना, यानी 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो आप लोग इस सब प्रश्नों का आप लोगों ने, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सही दिया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं मतलब सच में बोल नहीं सकता, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चंस देता हूँ एज ए होमवर्क, आप लोग उसका आंसर देते हो। इससे क्या होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से आंसर दीजिएगा। मैं जिस भी क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ, आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए ही मैं करता हूँ इतना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को याद हो जाए। मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो वो बुक में से भी या फिर नेट से, मतलब कहीं से दिए हैं, और बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा। तो अगर आपको पता नहीं है फिर भी आप लोग बुक से या नेट से मतलब सर्च करके दे सकते हो। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको उस पीरियड में याद हो जाएगा। ठीक है, और हर लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, नीति आयोग, है ना, देखिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी? वेरी गुड, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कौन होते हैं जी? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग से प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कब बनाई गई, है ना, यानी नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, जल्दी से बताइए। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो हमेशा याद रखना है 1 जनवरी 2015 को, है ना। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अब देखिए योजना आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताइए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी गुड, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे तो दोनों ही
प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग कब बनाई गई, यानी योजना आयोग किस वर्ष गठित की गई, और ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में पूछा भी गया है। बताइए तो ये प्रश्न पूछा है कि नहीं, जल्दी से बताइए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, है ना। योजना आयोग से ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, सभी स्टूडेंट बताएंगे। पूछा गया था कि योजना आयोग कब बनाई गई, जल्दी से बताइए, पूछा गया है कि नहीं ये प्रश्न। जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया है अपना, उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन आया था, है ना। योजना आयोग कब बनाई गई, तो बताइए तो कब बनाई गई, जल्दी से बताइए कब बनाई गई। योजना आयोग कब बनाई गई जी, योजना आयोग कब बनाई गई, वेरी गुड, कब बनाई गई जी, तो ये 15 मार्च 1950 को, है ना। यानी योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा रैंकिंग है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में वो कौन सा है, द्वितीय, यानी दूसरे नंबर पर भारत है ना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है ना, यानी प्रथम स्थान पर चीनी उत्पादन में कौन सा देश है, बताइए। चीनी उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है जी, जल्दी से बताइए। चीनी उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है जी, तो ब्राज़ील है ना। याद रख लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर है, यानी दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद है ना। चलिए अब बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे राज्य के बारे में पूछता है तब क्या आंसर दीजिएगा जी, अगर क्वेश्चन आपसे राज्य में के बारे में पूछेगा, यानी चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तब आंसर क्या दीजिएगा, बताइए तो। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा राज्य है जी, तो यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड बाय कटिंग द हिल, है ना, यानी पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो बताइएगा किस वंश ने करवाया था। ऑप्शंस है कदम ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। जल्दी से सभी प्यारे बच्चों आंसर दीजिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो किस राजवंश के द्वारा कराया गया था जी, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रकूट ने, वो सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी काटकर जो एलोरा का विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण, है ना, यानी कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था, तो बताइएगा, चलिए बताइएगा, इस मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था, यानी कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था। चलिए मैं बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था राजकृष्ण प्रथम। ठीक है, राजकृष्ण प्रथम एक राजा थे, राजकृष्ण प्रथम। ठीक है, राजकृष्ण प्रथम
एक राजा थे, उन्हीं के द्वारा कैलाशनाथ का मंदिर है ना वो करवाया गया था इसका निर्माण। ठीक है, और ये किस वंश के थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लेता है चोल, है ना, चोल के बारे में, चोल वंश के बारे में, यानी पूछ लेगा आपसे कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बताइए तो, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी जी? तो ये कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेना, मदुरई इनकी राजधानी थी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से गए जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो यानी 2014 का ये साइंस का प्रीवियस पेपर है, तो आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना होगा। क्वेश्चन जो है वो बाईलैंग्वेज में रहने वाला है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज, यानी पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। बताइए तो कौन सा है इसमें मुख्य कंपोनेंट है पेट्रोल का? तो हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, या आयनिक यौगिक। जल्दी से बताइए, पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, चौथा है आयनिक यौगिक। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं जी? पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करने हेतु हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्टेन नंबर, है ना, यानी ऑक्टेन संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करनी हो तो ऑक्टेन संख्या प्रयोग में लाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2014 का ही है ना, यानी 2014 पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैजर्ड डू द पेंट इंडस्ट्री वर्कर फेस, यानी पेंट उद्योगों के श्रमिकों को निम्नलिखित किस खतरे का सामना करना पड़ता है? बताइएगा। ऑप्शंस है लेड प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, या निकल प्रदूषण। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। यानी जो पेंट वाले इंडस्ट्री होते हैं, है ना, वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं उनको किस खतरे का सामना करना पड़ता है? लेड प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, या निकल प्रदूषण। बताइएगा। ऑप्शंस में दिया हुआ है लेड प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, या निकल प्रदूषण। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए गाइज, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग बोलिएगा सर बी होगा, है ना, जैसा कि आपके बुक्स में भी दिया है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया भी होगा, तो उसमें कैडमियम प्रदूषण जो है आंसर दिया है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग और भी बुक्स में देख लेना या फिर नेट पे भी सर्च कर लेना, इसका आंसर जो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यानी लूसेंट्स वगैरह की बुक में आप लोग देखोगे तो लेड प्रदूषण यानी सीसा प्रदूषण आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो पेंट उद्योगों के जो श्रमिक होते हैं, यानी जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनको किस खतरे का सामना करना पड़ता है? तो लेड प्रदूषण की समस्याएं से उनको, मतलब लेड प्रदूषण का जितना भी खतरा होता है उस चीज़ से वो लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सी अक्रॉस द मिस्ट, यानी कुहासे के आर पार देखने में मुश्किल क्यों होती है ना। तो चलिए ऑप्शंस देखिए। प्रकाश की किरणें कुहासों की बूंदों से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब से ग्रसित हो जाती है, या प्रकाश की किरणें कुहासों की बूंदों द्वारा बिखर जाती है, या कुहासे की बूंदें प्रकाश को अवशोषित करती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, सभी विद्यार्थी को बताना है जी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुहासे के आर पार देखने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है ना। तो बताइए।
जब भी कुहासा होता है ना, तो आर पार कोई भी चीज़ के आर पार देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुहासे की बूंदें प्रकाश को क्या करती है, तो अवशोषित करती है, जिसके कारण है ना कुहासे के आर पार देखने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस इंग्लिश में भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस इंग्लिश में भी है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर है तो कितने जूल के बराबर होता है आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है 3 × 10⁻6 जूल, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁵ जूल, तीसरा ऑप्शन है 4 × 10⁸ जूल, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻6 जूल। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइएगा, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, किसी भी विद्यार्थी से गलत नहीं होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के बराबर होता है जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁶ जूल के 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा ये बराबर होता है कितने जूल के, तो 3 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। समझ में आ गया ना। और जूल जो है वो किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, तो वर्क और एनर्जी की, यानी कार्य तथा ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक क्या होती है, तो जूल होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेलुलोज फाइबर, यानी निम्नलिखित में कौन सा सेलुलोज फाइबर है बताना है। कपास, ऊन, रेयॉन, पॉलिस्टर। सभी विद्यार्थी बताइएगा, ये भी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी से गलत नहीं होना चाहिए, ये भी पैरामेडिकल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप सभी विद्यार्थी सही आंसर दोगे। निम्नलिखित में कौन सा सेल्यूलोज फाइबर है। कपास, ऊन, रेयॉन, पॉलिस्टर। 2014 का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो सेल्यूलोज फाइबर कौन सा है इनमें से, तो कपास है। ठीक है, ये वही कपास है कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया था कि कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है। यानी 2020 के सर्वे के अनुसार कपास की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुई है वो किस देश में हुई है, तो वो भारत में हुई है। ठीक है, यानी 2020 के सर्वे के मुताबिक इस बार कपास में जो अग्रणी देश है ना, अग्रणी देश जो सबसे आगे है वो कौन सा है, तो अपना देश भारत है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।